नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जहां पर आप आपका आकलन कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट, एमपी टेट, एस्टेट रीट एग्जाम या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको 15,000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी भी प्रकार का पेड कोर्स वहां पर नहीं चल रहा है, सभी के सभी वहां पर आपको फ्री में उपलब्ध मिल जाएगा। जितना भी मटेरियल है तो जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं असमर्थ होते हैं, समर्थ होते हैं, अनमने होते हैं या फिर उद्दंड होते हैं। यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण के माध्यम से पूछा गया है कि जो बालक है वो दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं, तो क्या होते हैं, वो हमेशा समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला। चलिए दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष, यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल पक्ष आपको बताना है किसके अंतर्गत, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सुनना तथा पढ़ना है, केवल सुनना है, केवल पढ़ना है या फिर केवल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत पूछा गया है, भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष तो वो होगा हमारा सुनना तथा पढ़ना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या फिर तकनीक। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन हेतु पूछी गई है कि अपनाए जाने वाली जो विधियां हैं वो कौन सी है। निरीक्षण व साक्षात्कार है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली है, समन्वित अभिलेख व सामयिक जांच है या फिर उपरोक्त सभी है। तो मूल्यांकन हेतु पूछा गया है तो यहाँ पर निरीक्षण व साक्षात्कार भी होगा, पड़ताल सूची व प्रश्नावली भी होगा, साथ में समन्वित अभिलेख व सामयिक जांच भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मानस का हंस के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, तो जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। मानस का हंस पे सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। मानस का हंस के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है या फिर अमृत लाल नागर है। तो मानस का जो हंस है इसके लेखक कौन होंगे, अमृत लाल नागर होंगे। कौन होंगे, अमृत लाल नागर। जो मानस का हंस है ये किसकी जीवनी पर आधारित है, तो ये तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है। याद रखिएगा, जो मानस का हंस है ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। पूछा जाए मानस का हंस क्या है, तो ये एक उपन्यास है। कब लिखा गया था, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1972 है। कितना है, 1972। अब बात आती है, इन्होंने देखिए एक और जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा है जो है खंजन नयन। खंजन नयन के बारे में आपने सुना होगा, यदि एग्जाम में पूछे कि खंजन नयन के लेखक कौन है तो वो भी अमृत लाल है। और जो खंजन नयन है ये किसकी जीवनी पर आधारित है, तो ये सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। याद रखिएगा, जो मानस हंस है ये तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है और यदि खंजन नयन की बात करें तो ये सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। और दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, अमृत लाल नागर के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को आपको चुनना है। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राजनीतिक समस्या। याद रखिएगा, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले जो विकल्प आपको चुनना था तो राजनीतिक समस्या होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पवन में कौन सी संधि, यहाँ पर देखिए पवन शब्द में संधि पूछी गई है, कौन सी है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या फिर अयादि संधि है। तो सबसे पहले हम पवन का संधि विच्छेद करेंगे। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पो धन अन। पो धन अन से बनता है पवन। यहाँ पर देखिए पो से हम निकालेंगे ओ और अन से निकालेंगे आ, और ये क्या बनता है, पो प्लस आ बनकर क्या बनता है, औ बनता है। और किस में आता है ये आप देखेंगे तो ये अयादी संधि में आएगा, यानी कि पवन में कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर अब पवित्र का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया क्या है, पो प्लस वित्र है, पो प्लस इत्र है, पीयू प्लस इत्र है या फिर पोह प्लस इत्र है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र से बनता है पवित्र। याद रखिएगा, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि पवित्र में संधि पूछी जाएगी, पवित्र में संधि कौन सी होगी, तो याद रखिएगा पवित्र में संधि कौन सी होगी, अयादी संधि।
पवित्र में अयादि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी में समास पूछा गया है। यदि विद्यार्थी में संधि पूछी जाती कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है तो आपका आंसर क्या होता, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर समास पूछा गया है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। सबसे पहले विद्यार्थी का हम समास विग्रह करेंगे। विद्यार्थी का समास विग्रह होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन होता है, विद्यार्थी, ये इसका समास विग्रह है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चंद्रमौली में कौन सा समास है, चंद्रमौली में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या फिर बहुब्रीहि है। चंद्रमौली का सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे। इसका समास विग्रह होगा जिनके मौली पर चंद्र है। जिनके मौली पर चंद्र है वो कौन है, शिव है। तो यहाँ पर समास विग्रह क्या होगा आपको बता दिया मैंने, जिनके मौली पर चंद्र है अर्थात शिव। और इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखिए आख्यान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या है, उपक्रम है, अर्वाचीन है, वृत्तांत है या फिर विज्ञान है। आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है, राइट आंसर आपका होगा वृत्तांत। देखिए आख्यान के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि कथा, कहानी, किस्सा, वृत्तांत, वर्णन और बयान। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आख्यान के पर्यायवाची है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आलोचना का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए आलोचना शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या है, सुलोचना है, विवाद है, समीक्षा है या फिर बाध्यता है। तो याद रखिएगा आलोचना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो समीक्षा होगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द समीक्षा होगा। और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं आलोचना के, जैसे कि समालोचन, मूल्यांकन, विवेचना, टीका टिप्पणी। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, आलोचना के पर्यायवाची शब्द है। जाति का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर देखिए जाति का विलोम शब्द पूछा गया है, सजाति है, विजाति है, सामुदायिक है या फिर सामूहिक है। जाति का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर जाति का विलोम शब्द होगा हमारा विजाति। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जंगम, जंगम का विलोम शब्द क्या है, स्थूल है, स्थावर है, स्थिर है या फिर डरावना है। जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा स्थावर। याद रखिएगा जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, स्थावर होगा। झीना का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर देखिए झीना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, पतला, गाढ़ा, मोटा या फिर हल्का। झीना का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखिएगा गाढ़ा। झीना का विलोम शब्द गाढ़ा होगा। सायंकाल गायों के चक्कर लौटने का समय कहलाता है। जब जो गाय सायंकाल को आती है चक्कर लगाकर, तो उस समय को क्या कहते हैं, संध्या, गोधूली, गोधूम या फिर गोकाल। तो उस समय को क्या कहेंगे, गोधूली कहेंगे। याद रखिएगा सायंकाल गायों के चक्कर लौटने का जो समय होता है वो गोधूली कहलाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाला कौन होता है, चक्रेश होता है, चक्रधर होता है, चक्रेशु होता है या फिर चक्रक होता है। सभी को पता है कि चक्र धारण करने वाला कौन होता है, चक्रधर होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। शेया, शेया का तद्भव रूप क्या होगा। यहाँ पर देखिए शेया का तद्भव रूप क्या होगा। शेया एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव आपको बताना है। चारपाई है, सांप है, बिस्तर है या फिर सेज है। तो शेया का जो तद्भव रूप होता है वो सेज होता है। क्या होता है, सेज होता है। उपासना, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उद, उप, अ या फिर अपि। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखिएगा इसमें उप, उपासना में उपसर्ग उपसर्ग प्रयुक्त हुआ। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ये सभी को आपको मालूम होगा। उज्जयिनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए उज्जयिनी शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, कौन सा है, उप है, अप है, अपि है या फिर उत है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उज्जयिनी शब्द में जो उपसर्ग होगा वो आपका कौन सा होगा, उत होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ है। यहाँ पर देखिए ये मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती है। दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ होता है कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ पर देखिए, दांत खट्टे करने का अर्थ आपको बताना है हार जाना, हरा देना, धोखा देना या फिर बेईमानी करना। तो इसका अर्थ होगा, दांत खट्टे करने का अर्थ होगा हरा देना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध शब्द को पहचानना है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा प्रादुर्भाव। इस प्रकार से लिखा जाता है और ये शुद्ध शब्द है इनमें से चारों विकल्पों में से। प्रादुर्भाव जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। फिर एक और शुद्ध शब्द आपको पहचानना है कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विछो। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा विछो, ये शुद्ध रूप होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, राम को रूप निहरती जानकी, कंगन के नग की परछाई, जाते सबे सुधी भूल रही, कर टेकी रही पलटारत नाही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? यहाँ पर जो दिया गया पद है इसमें रस आपको बताना है कौन सा है। वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, भक्ति रस है या फिर करुण रस है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो इसको हम ये देखेंगे कि ये किसके द्वारा लिखी गई है और कौन से ग्रंथ से ली गई है। तो याद रखिएगा, जो दी गई पंक्ति है या फिर जो दिया गया ग्रंथ है, पद्य है, ये स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। जो दिया गया पद्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कवितावली के बालकांड प्रसंग से लिया गया है। याद रखिएगा, ये कवितावली के बालकांड के प्रसंग से लिया गया है। इसका अर्थ हम जानेंगे। इसका अर्थ होता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता प्रभु श्री राम का रूप निहार रही है, क्योंकि दूल्हे के वेश में श्री राम अत्यंत मनमोहक दिख रहे हैं। जब अपने हाथ में पहने कंगन में जड़ित नग में प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि की परछाई देखती हैं तो वो स्वयं को रोक नहीं पाती हैं और एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को निहारती रह जाती है। यदि आपने इसका हिंदी अर्थ जान लिया, आपको पता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार होगा। कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊं सो जो जाचत और ही। यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है इसमें आपको छंद पहचानना है। यहाँ पर देखिए कौन सा छंद होगा? इसमें सवैया होगा, चौपाई होगा, बरवे होगा या फिर गीतिका छंद होगा। तो यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है इसमें सवैया छंद होगा। कौन सा छंद होगा इसमें? सवैया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर देखिए अलंकार आपको बताना है। अतिशयोक्ति है, लटानुप्रास है, छिकानुप्रास है या फिर वृत्यानुप्रास है। कौन सा अलंकार होगा? सबसे पहले देखिए इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है उनके द्वारा लिखा गया है और जो उपरोक्त पद है ये प्री प्रवास से लिया गया है। यहाँ पर जो पद्य लिया गया है ये किससे लिया गया है? प्री प्रवास से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेम पच्चीसी जो कि एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, अज्ञेय जी हैं या फिर यशपाल है। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेम पच्चीसी कहानी के रचनाकार। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, यहाँ किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र कुमार की है, अज्ञेय की है या फिर रेणु की है। जो त्यागपत्र है जो कि एक उपन्यास है, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 में ये प्रकाशित हुई थी त्यागपत्र, और जो कि एक उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। अंतिम प्रश्न, ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जो ही है एक तद्भव शब्द है, इसका
तत्सम रूप आपको बताना है, हृदय होगा, प्रिया होगा, हिम होगा या फिर हस्ती होगा। तो यहाँ पर जो ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा हृदय। हृदय ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है आपको। यदि आप यहीं तक आ गए होंगे तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।